तो बच्चों ये देखो नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है कि दो वेक्टर होते हैं, अभी बताया था दो टाइप के वेक्टर होते हैं, फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स किसे बोलते हैं? इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन ए स्पेस वाइल प्रोटेक्टिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब देखो ध्यान से, जैसे ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसे मैं यहाँ पे रख दूँ तब भी बात सेम ही रहेगी। इसी को मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया तो कहीं कुछ अलग थोड़ा ही हो गया, सेम ही चीज़ है कि नहीं। ऊपर नीचे कहीं पे भी कर लो, लेंथ उतनी है और डायरेक्शन वही है। अब यहाँ से डायरेक्शन थोड़ा ही चेंज हो गई है ऐसे शिफ्ट करने पे, डायरेक्शन तो सेम ही है। क्लियर बच्चों? तो ये कह रहा हूँ मैं क्या कहा कि अगर एक वेक्टर को ऐसे किया जा सकता है, उससे शिफ्टिंग मतलब ट्रांसलेट कराने से उसके मैग्नीट्यूड पे और उसकी डायरेक्शन पे अगर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं क्या? फ्री वेक्टर, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। जैसे भाई ये बी है और ये कौन होगा? ये भी बी है। अगर मैंने पैरेलल बनाया ना और सेम मैग्नीट्यूड है, बी बोल देना। सिमिलरली जैसे ये ए है, ये बी है, तो बताओ ये कौन होगा? ये भी ए होगा, ये कौन होगा? ये बी होगा। बात समझे बच्चों? ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने की जो लेंथ होंगी वो सेम होंगी, तो ये बी तो ये भी बी, ये ए तो ये भी ए। बात समझ आई? तो बस ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्री वेक्टर की। अब फिक्स्ड वेक्टर से तुम्हें अच्छे समझ आ जाएगा कि फ्री वेक्टर क्या है। फिक्स्ड वेक्टर समझो, इफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड, अगर जहां पे आपको लगाना है ये जहां पर ये समझो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाए, अगर मतलब ध्यान से कि अब मैं पूरी डायरेक्शन को ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं इधर दौड़ो, इधर दौड़ोगे तो हाँ बात सही है, एक उधर दूर से भी कोई इस डायरेक्शन में दौड़ेगा तो मेरी बात सही हो जाएगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल किसी एक पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इधर देखो, इस साइड में ये देखो, ये बिल्कुल जो बराबर में है मेरे, ठीक है। मान लो ये खड़ा हुआ है यहाँ, मैं कह रहा हूँ ये इस डायरेक्शन में देखो तो मार्कर दिखेगा। अब तुम क्या कह रहे हो, जहाँ पे तुम बैठे हो तुम इस साइड में देखने लग गए, तुम्हें दिखेगा क्या मार्कर? नहीं। अगर कोई आदमी उधर होगा तो उसे किधर देखना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में, ऐसे मार्कर को देखने के लिए। तो ये जो मेरी आईज और इस मार्कर में है, अगर मैं शिफ्ट हुआ पैरेलल, ठीक है, मतलब मैं ये कहूँ कि ऐसे समझ लो एक वेक्टर है जो इसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है, ये रहा। अब मैंने इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या अब ये मार्कर की तरफ पॉइंट कर रहा है? नहीं। तो अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर कर रहा है, ठीक है, मतलब किस लोकेशन पे आप बोल रहे हैं ये। अब पैरेलल शिफ्ट काम नहीं कर रहा है। पैरेलल शिफ्ट जब काम नहीं करेगा तो ऐसे वेक्टर्स को बोल देते हैं फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। तो अब मैंने पर्टिकुलर इसकी ओर कह रहा हूं मैं, तो इसे नीचे मैंने शिफ्ट किया, क्या मार्कर की ओर है? नहीं। ऊपर? नहीं। यहीं पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये चीज़ मैटर कर रही है। लेकिन जब दौड़ने की बात हुई कि भाई इस डायरेक्शन में दौड़ो, तो एक जो मेरे से दूर खड़ा है लेकिन वो इस मेरे हैंड के पैरेलल में दौड़ रहा है, तो बात सही है, चलेगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, जो मैंने बोला है कि इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड, इस चीज़ को मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें, एंड कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन अ स्पेस, स्पेस में आप ट्रांसलेट नहीं करा सकते हैं फिक्स्ड वेक्टर को। दूसरी चीज़, आइदर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट और बोथ पॉइंट्स विल बी फिक्स्ड, ठीक है। इनिशियल पॉइंट या तो इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स होगा एक, यही है। जैसे पोजीशन वेक्टर, तो मैं अगर तुम्हारे से पूछूं पोजीशन वेक्टर कैसा वेक्टर है, फ्री वेक्टर या फिक्स्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए फिक्स्ड, क्योंकि आप उसे ट्रांसलेट नहीं करा सकते हैं। क्लियर? तो वो हो गया फिक्स्ड वेक्टर, उसमें इनिशियल, फाइनल और बोथ पॉइंट फिक्स हो जाएं। ए बी वेक्टर कैसा वेक्टर है? ये फिक्स्ड वेक्टर है, सही है। ए बी वेक्टर क्या हो गया? फिक्स। ए बी बोलते ही फिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं आर वेक्टर, जो कि 2i + 3j - 4 के मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है, वो कैसा वेक्टर है? तो आप बोल देंगे ये तो फ्री वेक्टर है, इससे तो कहीं पे भी हम मूव करा सकते हैं। क्लियर बच्चों?
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसे आप ऐसे समझें, फिजिक्स की भाषा में समझ लो एक एग्जांपल से। जैसे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ और इसे आगे की ओर चलाना है, मुझे आगे शिफ्ट करना है, इस ब्लॉक को यहाँ पे पहुंचाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे फोर्स लगाना शुरू करूंगा। अब फोर्स में चाहे यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे लगा लूँ, ये मैटर ही नहीं करता, सही है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे ऐसे चाहिए। तो फोर्स ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, मैटर ही नहीं करता भाई, सही है। एक ब्लॉक है, जो बड़ा सा ब्लॉक रखा है आपके सामने, आपको उसे आगे शिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे, या तो यहीं से लगाना शुरू कर दोगे फोर्स। अब एक बंदा कहेगा नहीं मैं तो नीचे बैठ के लगाता हूँ, वो ज़्यादा जल्दी होता है। तो भाई उसका लॉजिक अलग है, क्योंकि हम जब खड़े होकर लगाते हैं तो हमारे हाथ ऐसे रहते हैं, जब बैठ के लगाएंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे लगाने पे एक कंपोनेंट आता है ऊपर, एक कंपोनेंट आता है ये वाला, सही बात है। अब ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये तो फ्रिक्शन को और बढ़ा देता है, नॉर्मल वेक्टर जो नॉर्मल होता है हमारा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्मफुल होगा ऑब्वियसली, और हमारा जो फोर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इससे, इस डायरेक्शन में लगाने से। तो इसलिए हम अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि मैं अपने हाथ को ऐसे रखते हुए उस ब्लॉक के ऊपर लगाऊं या नीचे बैठ के ऐसे लगाऊं, ठीक है, तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट मैटर इन दिस केस टू शिफ्ट दिस ब्लॉक फ्रॉम हियर टू हियर, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा फ्री वेक्टर। यहां इस केस में अगर जो फोर्स लगाया जा रहा है बेटा वो कैसा है, फ्री वेक्टर है। लेकिन अभी इसी को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं आप। अब ये नहीं कि आप फोर्स को अब से ये बोल दोगे कि ये तो फ्री वेक्टर है, नहीं। ये देखो, अब अभी देखो, अभी मैंने ना यहाँ पे एक कुछ लगा दिया है, इस ब्लॉक के आगे ना कुछ रख दिया है मैंने, ठीक है, कुछ रख दिया है, बिल्कुल फिक्स है ये चीज़। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा, टॉपलिंग बोलते हैं जिसे, ये ऐसे रोटेट होना शुरू होगा और ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसे गोल घूमना शुरू करेगा, यानी आगे थोड़ा ही ट्रांसलेट होगा। यहाँ तो मैंने फिक्स कर दिया उसे, तो अब ये रोटेट करना शुरू करेगा फोर्स लगाने से। अब बेटा ये रोटेशन मोशन की बात आ गई, ये टॉपलिंग की बात आ गई, ये अब आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज मैटर, राइट। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो बहुत जल्दी से होगा, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाओगे तो होना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हो, सेम फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी आप सेम रख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगाने से वो एकदम से पलट जाता है, यहाँ पे लगाने से एकदम नहीं होगा, और यहाँ पे लगाने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे पलटना। ये बात तुम फील कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है बच्चों। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से आगे की सिचुएशन सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो कैसा बन जाएगा, फिक्स्ड वेक्टर, ऑलराइट। तो ये थे हमारे फ्री और फिक्स्ड वेक्टर। इसमें से जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों वो होगा फ्री वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर, फ्री वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम फ्री वेक्टर्स ही पढ़ते हैं, या ए बी वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, इन दोनों का यूज करेंगे जो कि फिक्स्ड वेक्टर है। अदरवाइज और कोई ऐसा इस टाइप की सिचुएशन तो यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली है, तो फिजिक्स की चीज़ है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे जो कि फिक्स वेक्टर होता है, और ए बी वेक्टर जो दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए जाते हैं, तो वो वेक्टर पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई रैंडम वेक्टर आर लिखता हूँ तो समझ जाना वो फ्री वेक्टर है, ओके। तो जल्दी से इसको उतार लूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो वो उधर क्यों लिखा है अभी समझ आ जाएगा। देखिए इक्वल वेक्टर्स सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, ठीक है। भाई दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, तो क्या उन्हें इक्वल वेक्टर बोलना सही है? तो भाई तब तक नहीं जब तक वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट ना करते हो। जैसे
जैसे फोर्स है, मैंने कहा 2 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन 2 न्यूटन फोर्स, ठीक है, जैसे ये हो गया 2 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब मैं कह रहा हूं कि 2 किलोमीटर, ठीक है, या मीटर ले लो, 2 मीटर्स इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट मान लो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो देखो लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन क्या इन्हें वेक्टर्स को सेम बोलना सही है क्या? ये रेड है, ये ब्लू है, इसका मतलब ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन क्या दोनों को सेम बोलना सही है? नहीं, ठीक है। तो किसको सही बोलना, किसको सही रहेगा बोलना? जैसे ये और ये ब्लू, मतलब ये भी फोर्स और ये भी फोर्स। तो अगर बोला जाए कि 2 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और फिर कोई इधर से बोले 2 न्यूटन फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो बोथ आर सेम थिंग। क्लियर बच्चों? तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी डिनोट करने ज़रूरी है, ठीक है, ओके। पैरेलल वेक्टर पे आ जाओ। इफ अ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं, लाइन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये बात, इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, यस। लेकिन यहाँ पे अब क्या बोला है उसने, ओनली पैरेलल वेक्टर। तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो डज नॉट मैटर, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्या? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें आएंगी, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। हो सकता है इसकी लेंथ ज़्यादा हो, देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन्हें क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर्स। क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स बोल सकता हूँ मैं इसे, ठीक। मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर, डायरेक्शन डज मैटर, ठीक, ओके। अब देखो ये और ये यहाँ पे है, तो क्या ये पैरेलल वेक्टर है? यस। इसको मैं शिफ्ट करा सकता हूँ, सेम ही चीज़ है। इसको मैं यहाँ रख दूँ तब भी बात सेम है, यहाँ पे रख दूँ तब भी बात सेम है, और यहाँ रख दूँ इसके बराबर में तब भी बात सेम है। तो दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, लाइन ऑफ एप्लीकेशन जैसे ये और ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे एक ब्लॉक मान लो, एक फोर्स मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, एक ऐसे लगा रहा हूँ, तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम है, 2 न्यूटन फोर्स है, तो यस बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, एक इस हाथ से एक इस हाथ से, सेम फोर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ओके। एंड दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स एंड ऑल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मतलब अब कोलिनियर से हम क्या समझते हैं कि भाई एक ही लाइन में है। तो देखो ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल वेक्टर है, यस। तो पैरेलल, ये भी पैरेलल वेक्टर है, यस। ये सभी सेम वेक्टर्स हैं या नहीं, मैंने बताया। आप ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सभी सेम वेक्टर हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो सिमिलरली ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं? यस, ये पैरेलल है, यहाँ पे ले जाऊँ इसे, पैरेलल है, यहाँ पे ले आऊँ, पैरेलल है, और इसके आगे रख दूँ तो भी पैरेलल है। कर सकता हूँ कि नहीं? अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो इन्हें आगे भी तो रख सकता हूँ ना इसे, इसके जस्ट, तो ये कोलिनियर भी तो हो जाएंगे या नहीं? क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही रख रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, मैं कुछ चेंजेस तो ला नहीं रहा हूँ। ये वेक्टर वहीं का वहीं रख रहा हूँ, इसको मैं शिफ्ट करा रहा हूँ, इधर रख लूँ तो भी बात सही है, इधर रख लूँ तो भी बात सही है, इसके आगे रख दूँ तो भी सही है। तो बिल्कुल इन ऑल द केसेस वी विल से दे आर पैरेलल, और वी कैन से इट दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल पैरेलल वेक्टर्स ही कोलिनियर वेक्टर होते हैं, ओके। चलो दूसरी चीज, 2 टाइप के पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, एक तो ये और फिर एक ये डायरेक्शन एक की इधर एक की इधर है, बट स्टिल दे आर पैरेलल, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो पैरेलल होंगे ही, ऐसे भी पैरेलल ही बोले जाते हैं। ये तो वही कॉन्सेप्ट है जैसे लाइन होती है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बोथ आर पैरेलल, ठीक है। अब 2 टाइप के पैरेलल हो सकते हैं इस हिसाब से। उसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? मुझे कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी आर बोथ पैरेलल वेक्टर्स, तो
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इस टाइप के हैं या इस टाइप के? उसके लिए दो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, एक लाइक वेक्टर्स और एक अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर लाइक वेक्टर हैं तो वो दोनों सेम डायरेक्शन वाले होंगे, ठीक है। अनलाइक वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बात खत्म, ठीक है। तो लाइक में मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया और ये, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, लाइक वेक्टर्स और पैरेलल। पैरेलल दिख नहीं रहे हैं, बना लेना तुम, ठीक। और ये जो है अपना अनलाइक वेक्टर्स, इसमें कुछ ऐसा है जैसे बी ऐसा हो और ए ऐसे हो जाए, ये अनलाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो लाइक बोला जाए तो समझ जाना सेम डायरेक्शन की ओर जाते हैं, अनलाइक का मतलब अपोजिट में है पैरेलल लेकिन अपोजिट। ऑलराइट बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चंस में आती है तो अच्छे से पता होनी ज़रूरी है, ठीक। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है बेटा, थीटा, ठीक है। ओके, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अब निकालते कैसे हैं ये सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि दो वेक्टर हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है, ये इसकी टेल है और ये हेड है। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेल को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स की टेल को एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो आप वेक्टर को, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे लेके आ गया, पैरेलल है, लेंथ भी सेम है बिल्कुल, यहाँ पे लेके आ गया, तो ये बन गई फिगर, क्लियर। या यहीं पे ले आओ, चलो इसके जैसा बना लेता हूँ, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो उनकी टेल को कनेक्ट कर दो, ये पढ़ा हुआ है तुमने ऑलरेडी, और फिर एंगल निकाल लो आप, ठीक। फिर ये वाला एंगल निकाल लो उनके बीच का, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एंगल थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट मैटर्स। भाई थीटा जो होगा वो बच्चों 0 से पाई, क्या 0 से पाई, बात खत्म, ठीक है। 0 इस पे ये क्यों कर दिया मैंने, क्लोज, ठीक है। 0 से पाई, 0 कब होगा, एंगल 0 डिग्री, इसमें एंगल ऑब्वियसली पाई, ठीक है, या 180 डिग्री वी कैन से, ठीक। तो ये लाइक और अनलाइक वेक्टर्स में तो एंगल ये होता है, बाकी इनके अलावा जो होंगे उनका एंगल जो भी होगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो 0 से पाई के बीच में खत्म हो जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे, एक वेक्टर मान लो ये है और एक वेक्टर ये है, तो इनकी भाई टेल को कनेक्ट करो, आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो अब कैसे करें, तो मैंने यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है या क्लॉकवाइज जाना है, कुछ नहीं, बस ये वाला एंगल लोगे अब आप, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई जो थीटा है वो 0 से पाई में आना चाहिए, तो कौन सा एंगल लोगे, ऑब्वियसली ये वाला थोड़ा ही निकालोगे। तो 0 से पाई में अगर आप निकालोगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो ओके, ये तुम्हें ये पता चल गया होगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना कैसे है, ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं। अभी तो हम एडिशन लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद और अच्छे से इसको जानेंगे, अभी के लिए आप इसे जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों अभी मैं दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे भाई एक वेक्टर ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ए और बी दो वेक्टर हैं, इन्हें आपको ऐड करना है, ठीक है। तो एक का हेड और दूसरे की टेल कनेक्ट करनी पड़ेगी, ऑलराइट। देखो ये, और फिर यहाँ से होगा स्टार्ट ये नेक्स्ट, ठीक है। आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका नहीं है, एक्चुअल में बात समझेंगे अभी हम इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ये इन दोनों को ऐसे जोड़ना
टेल टेल, और एक का हेड दूसरे की टेल, ऐसे कनेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? देखो जैसे कोई ब्लॉक है, उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टिंग फोर्स कहीं पे बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितना आएगा वो अभी हम पता कर लेंगे, एडिशन लॉ से ही पता चलता है वो। तो मैंने कहा इतना न्यूटन फोर्स इधर लगाया, इतना न्यूटन फोर्स इधर लगाया, तो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स उस पर कितना आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करें? तो इस पिक्चर में तो ऐसे बनेगा वो रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा इस पिक्चर में, और इस पिक्चर में जिसमें आपने टेल को हेड से कनेक्ट किया है उसमें ऐसे। बात समझ गए? एक्चुअल में जो हो रहा है वो तो ये हो रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लगता है ना दोनों, इसी पॉइंट पे ये लग रहा है, इस पॉइंट पे ये लग रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए इसी चीज़ को, इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया। मैंने बताया पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो उससे क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया, और ये ट्राइंगल हमेशा बनेगा, बात ध्यान रखें, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हैं तो जो तीसरा उनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब उन वेक्टर्स का सम, ठीक है। उन वेक्टर्स को अगर हम सम लेते हैं उन वेक्टर्स का, तो उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाया, तो एक्चुअल में जो रिजल्टिंग फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा वो अकॉर्डिंगली इनके अकॉर्डिंग आएगा। और ये गारंटी है कि अगर मैं इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कराऊं, तो ये जो रिजल्टिंग फोर्स है और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। ऐसा क्यों, ये भी अभी हम जान लेंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है सबको। देखो अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्लियर बच्चों। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, चलो वेक्टर ए, इसका नाम वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर, ठीक है। वेक्टर बी और ये जो भी है रिजल्टेंट आर आ गया हमारा, क्लियर। अब मुझे आर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं, ये दुविधा वाली बात है, ठीक। तो मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि जैसे कभी वेक्टर ए दिया जाता है, तो वेक्टर ए मैंने बताया कि भाई पैरेलल शिफ्ट, जैसे आर है, आर बताया था कि आर को यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं पे भी रख लो, हो सकता है वो जस्ट एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है। तो उसे मैं क्या पोजीशन वेक्टर भी मान सकता हूँ? यस, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। तो अगर मैं ए को बोल दूं ओरिजिन, अगर मैं बेटा ए को ओरिजिन बोल दूं, तो बी क्या बन जाएगा? ए अगर ओरिजिन है, चलो ये थोड़ा सा मैं नेमिंग अलग कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं, बस ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और कुछ नहीं है। मैं अकॉर्डिंग जो ये बनी हुई है पिक्चर उसके हिसाब से लिखूंगा सब। मैंने क्या माना, ए के जो है, ए को मैंने ओरिजिन पे मान लिया, मान सकता हूँ मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। मैंने तो बताया इन वेक्टर्स को आप कहीं पे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, इसका मतलब इस ट्रायंगल को उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कैसे ही। अगर मैं इस ट्रायंगल को नीचे बना दूं तो भी बात अलग नहीं है, ये डायरेक्शन तो यही रहेगी, ये डायरेक्शन तो यही रहेगी, और ये डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसे उठाया और ओरिजिन पे रख दिया ए। अगर ए ओरिजिन पे है तो अब बी जो है, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। ये ए वेक्टर अब बी का क्या बन गया इस केस में? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ए क्या है? ओरिजिन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। अच्छा, जो सी है, सी का पोजीशन वेक्टर कौन बन गया? आर वेक्टर बन गया क्या नहीं? सी का पोजीशन वेक्टर कौन बन गया? आर वेक्टर। ये बात सही है? ठीक है, ओके। अब मुझे बेटा BC निकालना है। मुझे क्या निकालना है? BC। मुझे नहीं पता BC क्या है फिलहाल के लिए, ऐसे मान के चलो। तो जो BC वेक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। होना चाहिए कि नहीं? ये तो पढ़ाया है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज व्हाट? R। पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज व्हाट? A। एंड BC इज व्हाट? BC एक्चुअल में है क्या? B है कि नहीं? तो BC है B, तो A को इधर ले आओ। तो बेटा यहां से पता चल रहा है कि नहीं सबको?
कि जो आर वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कॉल्ड आर वेक्टर। समझ गए? तभी मैंने कहा कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो ये बात ट्रू है कि नहीं? ट्राइंगल फॉर्म होने की वजह से ही तो बोला है मैंने, क्योंकि ये इसे टच कर रहा है, ये इसे टच कर रहा है पॉइंट को। तो जब मैंने इसे ओरिजिन पे रखा तो मैंने एकदम से बोल दिया कि अच्छा फिर तो ये ए होगा, फिर तो ये आर होगा। और अब इसे कैसे निकालते हैं? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा बी सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आर, ये ए, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि इट इज बी। तो वहां से मुझे पता चल गया आर क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल में निकालना क्या था हमें? आर। तो आर आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मुझे पता चल गया ये वाला वेक्टर होगा कि नहीं? ठीक है, अब अगर ऐसे बनाते हो तो ये ऐसा दिखेगा, और अगर टेल टू टेल बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये है आर, ये है ए और ये है बी। बना ऐसे भी सकते हो, लेकिन इट इज गुड। ठीक है, ये बनाना अच्छा है। चलिए, यहां तक भी बात समझ आ गई कि जो वेक्टर आर होता है वो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। देखो, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? जब उन्हें टेल से टेल मिलाते हैं, मतलब जैसे मान लो ए और बी के बीच का जो एंगल है, अच्छा इसे ऐसे भी शो करते हैं। कैप लगा दी मैंने ऊपर कैप, वेक्टर ए और ये कैप और वेक्टर बी, इसका मतलब है एंगल बिटवीन देम, लेट्स से थीटा। तो ये होगा पूरा थीटा। लेकिन अब इसको कुछ लोग इसे मान लेते हैं, फिर थीटा। गलती यहाँ होती है, ये नहीं होता थीटा। जब टेल से टेल कनेक्ट होती है तब जो एंगल आता है वेक्टर्स के बीच में उसे बोलते हैं थीटा। तो अब तुम अपने आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो जो एंगल आएगा वही एंगल ये होगा या नहीं? या ऐसे समझ लो, इसे ऐसे ही रहने दो, इस वेक्टर को आगे यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो थीटा एंगल यही बनेगा क्या नहीं? तो यस। तो जब ट्राइंगल फॉर्म करते हैं ना आप, इस केस में कि ए प्लस बी और रिजल्टेंट आर, उस केस में जब ट्राइंगल बनता है तो ध्यान रखें जो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है वो यहाँ पे आता है थीटा। ठीक है, ये क्या है? जो गिवन वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच का एंगल वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। क्लियर? ओके। दूसरी चीज मैं बता रहा था आपको हाँ, कि देखिए ये थीटा है, तो बेटा ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस होगा। और अब हम ट्राइंगल लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। देखो, अगर मैं वो जानते हो ना, cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ये एंगल लगा रहा हूँ, cos 180 माइनस थीटा। अच्छा, ये सभी लोग जानते होंगे, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन जानते होंगे कि मैग्नीट्यूड हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो AC होगा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, जो AB वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है बेटा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड AB, और जो बेटा BC वेक्टर है वो ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ, cos 180 माइनस थीटा इट इज लाइक cos B। cos B क्या होता है? यहाँ पे ट्राइंगल थोड़ा अलग बना हुआ है तो दिमाग ऑन रखना पड़ेगा बस। cos B क्या होता है? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहां पे B उसके सामने वाली लाइन होती है। तो अगर cos 180 माइनस थीटा ले रहा हूं तो आएगा मॉड्यूलस ऑफ A का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ B का स्क्वायर माइनस क्या होता है? उसके सामने वाली साइड स्क्वायर अपॉन 2 मॉड A मॉड B। यहाँ पे मॉड्यूलस है ये, ठीक है ना? मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, एक्चुअली वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो मॉड नहीं है ये, वो वाला। ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यू नो वेरी वेल। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ इसको जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, ये बनेगा माइनस 2 मॉड A मॉड B एंड cos थीटा, एंड ये ऐसे ही माइनस R स्क्वायर दिस। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखो, मैं R को इधर लेके आ रहा हूं, इसको इधर लेके आ गया, तो बेटा रिजल्टेंट ऑफ R वेक्टर इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ A स्क्वायर एंड दिस
ये आ गया cos थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं? इसका स्क्वायर है तो वो इधर आके हो गया क्या, स्क्वायर रूट। तो ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, इसी चीज़ को मैं इधर लिख देता हूँ, इधर स्पेस नहीं है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी माइनस टू ए डॉट बी। यू नो वेरी वेल कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अभी लिखवा दिया, आगे जाके पढ़ाऊंगा ये ए डॉट बी, लेकिन अभी फिलहाल तुम जानते हो, आई नो वेरी वेल, तो मैंने लिख दिया है 2 इंटू ए डॉट बी। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। थीटा क्या है? थीटा को अच्छे से ध्यान रखें, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो यहाँ से हमने ये प्रूव भी कर लिया कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आता है। और यहाँ फिर से मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ, तुम लिख लेना आर के साथ कि जो आर है इट इज़ नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। कौन है ये? मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर लिखा है ना, उससे नीचे तुम लिख लेना मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। ऑल राइट बच्चों, तो ये हमने बात की किसकी? रिजल्टेंट। ये होता क्या है कि भाई अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसमें लगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मतलब जो ये मूव करेगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो वो मुझे जैसे ही आर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो आर पता करने के लिए मुझे इस वेक्टर को प्लस इस वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो आर मिल जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड अगर ए की हेल्प से निकालनी है, ए और बी के मैग्नीट्यूड की हेल्प से निकालनी है, तो ये है अपना, और उसमें बस एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उससे हमें आर मिल जाता है। तो अभी हम आर के एंगल की बात करेंगे कि आर जो है वो अपना एंगल कितना बनाता है, ठीक है। इसकी भी आगे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ये भी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बेटा अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये कितना एंगल बनाता है विद गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो गिवन वेक्टर तो अपना ए था, फिर था बी, और ये आया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज नथिंग बट इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने अभी जो लिखवाया था उसमें प्लस लिखवाया था या माइनस लिखवाया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है माइनस, तो प्लस कर लेना। मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी जो होगा ऑब्वियसली प्लस आएगा यार, यहाँ पे वो नेगेटिव था तो उधर जाके पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। तो मुझे याद नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना लेना उसको। ओके, अभी मैं बात कर रहा था कि इसके बीच का एंगल तो मुझे पता है थीटा, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि जो आर है वो ए के साथ कितना एंगल बनाता है। लेट्स से इट इज अल्फा, मान लेते हैं अल्फा है, तो ये अल्फा है कितना, ये अभी हम देखने जा रहे हैं। तो बहुत इजी, वेरी इजी। देखो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया यहाँ पे, ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इसका नाम था कुछ भी दे दो, चलो ए बी सी, ये मैंने मान लिया डी परपेंडिकुलर, सी से ए बी पे, ए बी को अगर आगे तक एक्सटेंड करूं तो ये एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये होगा जो इसकी लेंथ क्या होगी अगर मैं बात करूं देखो कैसे कर सकता हूं, इसकी लेंथ कितनी है, मॉड्यूलस ऑफ बी है, इसका इस पे रिजल्टेंट अगर मैं डाल दूं, रिजल्टेंट कह रहा हूं कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं। तो बेटा जो सी डी है, जो सी डी है उसकी लेंथ क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा, क्लियर। ओके, और बी डी की, जो ये बी डी है इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, बी डी के इक्वल, दिस। अब यहाँ पे मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ कि टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। भाई ये जो ट्रायंगल बन रहा है देखो ए सी डी, इसमें बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सी डी मतलब बी साइन थीटा, या नहीं, मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा अपॉन क्या, ए डी। चलो मैं लिख देता हूं फिर भी कि tan अल्फा जो होगा बेटा वो होगा सी डी अपॉन ए बी, ठीक है। अब सी डी तो हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। अब जो ए बी होगा वो क्या होगा, ए डी, सॉरी ए डी, सी डी अपॉन ए डी, है ना। अब जो ए डी है उसे मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। अब ए बी कितना है बच्चों, ए वेक्टर, और बी डी कितना है, मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, ये। ऑलराइट गाइस, तो मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, ये क्या है, ये एंगल अल्फा। क्या है एंगल अल्फा, क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड ए। आर का ए के साथ है एंगल, ये किसके साथ है, ए के साथ। अगर सिमिलरली यही काम मैं वैसे भी गोल घुमा के भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे समझ लो अब आप इसमें अल्फा जो है वो ये है, इसे मैंने मान लिया बेटा बीटा। क्या मान लिया मैंने इसे, बीटा, ठीक। यही काम मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक। इसमें क्या अंतर आ जाएगा, सिर्फ इतना, जो tan बीटा होगा उसमें क्या करो, b की जगह a कर दो और a की जगह b कर दो, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ a साइन थीटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b प्लस मॉड्यूलस ऑफ a कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको ऐसे याद रखना है, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन r एंड b, फिगर में भी दिखाया गया है। आपको ऐसे याद रखना है, ये वाला एंगल इसके साथ होता है जो अकेला है। कौन है, अकेला। ये वाला एंगल बीटा रिजल्टेंट r का किसके साथ है, इसके साथ, जो ये अकेला लिखा हुआ है। तो जिसके साथ भी लिखना है आपको, एंगल निकालना है, उसे यहाँ पे अकेला छोड़ दो, बाकी जो होंगे वो साइन थीटा और कोस थीटा के साथ होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इधर क्या है tan, तो इधर भी जो रेशियो रहना चाहिए वो 10 रहना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि ऊपर कोस था या नीचे, तो याद रखना 10 तो ऑब्वियसली ऊपर साइन नीचे कोस, इस टाइप से, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं तुम्हारे से कि एक वेक्टर आर है और ये कौन है, P प्लस Q है ये, तो मैं कहूं कि tan अल्फा इज द एंगल बिटवीन R एंड P, तो क्या करोगे, मैं सीधे एकदम ऐसे लिखूंगा, ऊपर साइन थीटा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसे अकेला छोड़ दूंगा P को, क्योंकि P के साथ निकालना है cos थीटा। अब ये पता है मुझे मैग्नीट्यूड, ये सारे पता है, थीटा भी पता है, एंगल बिटवीन P एंड Q, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल किसका आएगा, R का किसके साथ, P के साथ, क्योंकि P अकेला है, जो यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगा मैं उसके साथ, ठीक। तो ऐसे मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। एंगल बिटवीन क्या पढ़ा है मैंने अभी आपको, रिजल्टेंट वेक्टर एंड द गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब मैंने फोर्स लगाना शुरू किया इस ब्लॉक पर, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे आया निकल के, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये तो हमने सीखा, ये होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, तो ये हमने निकालना सीखा, ठीक है। ये इसके साथ अल्फा और इसके साथ कितना, बीटा, इसके साथ बीटा बना रहा है, ठीक। तो ये अल्फा और ये बीटा हमने यहाँ पे निकाल के देखे हैं। ऑलराइट बच्चों, यहाँ से हमने सीख लिया कि भाई एंगल ऑफ आर विद ए, तो यहाँ पे ए, एंगल ऑफ आर विद बी, तो यहाँ पे बी, बाकी ए, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। ऑलराइट, याद रहेगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजिक्स में भी तुमने किया ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो रिवाइज करा दिया तुम्हें, और कुछ नहीं है, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।